आज हम पढ़ेंगे पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। चित्र 8.1। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटा के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण या सप्लाई को प्रभावित किया था। यहाँ पर चित्र 8.1 में उड़ीसा के समुद्र तट की ओर प्रवृत्त किसी चक्रवात का उपग्रह सैटेलाइट द्वारा लिया गया चित्र दिखाया गया है। आभार, भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली के द्वारा ये चित्र लिया गया है। लेकिन चक्रवात होते क्या हैं? ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं? इस पर अब कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमारे से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को समझने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप करें, याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। 8.1 वायु दाब डालती है। क्रियाकलाप 8.1। जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में वायु हो तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। यदि ऐसे सभी क्रियाकलाप आप अपने बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें या अपने शिक्षक की उपस्थिति में ही करें। इस क्रियाकलाप में आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ढक्कन वाला टिन का एक डिब्बा पानी से लगभग आधा भर लीजिए। डिब्बे की लो पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि उबलने न लगे। चित्र 8.2। पानी को कुछ उबलने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दीजिए तथा डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। इस तरह बंद करने में सावधानी बरतें। अब सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा इसको रख दीजिए। डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए और अब इसके आकार में क्या परिवर्तन आता है। चित्र 8.2। गर्म जल से भरा डिब्बा जिसे ठंडा किया जा रहा है। यहाँ पर ये पानी गर्म हो रहा है। अब इस डिब्बे को ये ठंडे पानी डालकर इसमें अब क्या परिवर्तन होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित हो जाता है? यदि आपको टिन का डिब्बा न मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए। इसे गर्म जल से भर लीजिए। बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। अब अपने कुछ अनुभवों को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायक होती है? यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा? यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा से आ रही हो जिसमें आप नौका को ले जाना चाहते हैं, क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे और उसके आकार को बनाए रखती है। ये सभी अनुभव हमें ये आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है।
आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, जिससे जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। यह क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। 8.2 पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। क्रियाकलाप 8.2 कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम आमाप की गेंद जैसा आकार बनाइए। खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रखिए। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए, जैसे चित्र 8.3 में दिखाया गया है। चित्र 8.3 में बोतल में फूंक मारते हुए दिखाया गया है। इस क्रियाकलाप को विभिन्न आमाप की बोतलों के साथ करने का प्रयास करें। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। पहली ओर वो जो चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया जाए। कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना क्यों कठिन है? क्रियाकलाप 8.3 गुब्बारों को फुलाना। चित्र 8.4 में दो गुब्बारों के बीच में फूंक मारकर मारना दिखाया गया है। लगभग समान आमाप के दो गुब्बारे लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा सा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। चित्र 8.4 दोनों गुब्बारों के बीच में स्थान में फूंक मारिए। आपके विचार में क्या होना चाहिए? आप क्या देखते हैं? गुब्बारों के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए कि क्या होता है। यहाँ पर चित्र 8.5 में कागज की पट्टी के ऊपर फूंक मारी जा रही है, मारते हुए दिखाया गया है। क्रियाकलाप 8.4 क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं? लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। अब कागज की पट्टी के ऊपर में फूंक मारिए। पहेली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि बुझो सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। आपके प्रेक्षण इसे सही सिद्ध करते हैं। आइए हम क्रियाकलाप 8.2, 8.3 और 8.4 के प्रेक्षणों को समझने का प्रयास करें। क्या आपने प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप हैं, अर्थात वे वैसे ही हैं जैसा आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है? हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है और वायुदाब घट जाता है। बोतल के भीतर एवं उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो, इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद की ओर धकेल देती है। क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि जब आपके बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी संभव होगा जब गुब्बारों के बीच में वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए, तब वो एक दूसरे की ओर बाहर का दाब उन्हें एक ओर धकेलेगा। क्रियाकलाप 8.4 में आपने देखा कि जब आप किसी पट्टी के ऊपर फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। पुनः ऐसा तभी संभव है जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से
वायु वास्तव में कम हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा कि अगर वेग की पवन भवनों अथवा झोंपड़ियों के ऊपर प्रवाहित हो। यदि छत कमजोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। और यदि आपने कभी ऐसा देखा हो तो उसे मित्रों को बताएं। आइए अब हम ये समझने का प्रयास करें कि ये कैसे बनती है, ये वर्षा कैसे लाती है और ये विनाशकारी कैसे हो जाती है। ये जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। चारों ओर के बीच में जितना अधिक अंतर होगा, पवन उतना ही अधिक होगी। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायुदाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित क्रियाकलाप इसे समझने में आपकी सहायता करेंगे। 8.3 गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। क्रियाकलाप 8.5 एक क्वथन नली लीजिए। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। गुब्बारा लगी क्वथन नली को क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। चित्र 8.6 2 से 3 मिनट तक ये देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के ताप पर ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को पहले की भांति 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा जल में रख दीजिए। चित्र 8.6 गर्म और ठंडे जल में गुब्बारे का आकार। क्वथन नली के मुख पर बांधा गुब्बारा दिखाया गया है। गर्म जल में डूबी हुई क्वथन नली को दिखाया गया है। बर्फ में ठंडे जल में डूबी हुई क्वथन नली को यहाँ पर दिखाया गया है। दीजिए गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। अपने प्रेक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? वहीं गुब्बारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है? क्या हम पहले प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है? क्या आप अब ये बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है? संभवतः आपको क्रियाकलाप 8.6 बहुत रोचक लगेगा। इससे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। क्रियाकलाप 8.6 समान आमाप की कागज की दो खाली थैलियां अथवा कागज के दो खाली कप लीजिए। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ के दो किनारों से लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज की थैलियों अथवा कपों का मुख नीचे की ओर रहे। जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़ें तथा वह ध्यान रखें कि उसकी लो कागज की थैली से पर्याप्त दूरी पर रहे। छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़ें जैसा कि किसी तराजू में करते हैं। चित्र 8.7 अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए गए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखें। देखिए क्या होता है। थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? चित्र 8.7 ऊपर उड़ती हुई गर्म वायु को दिखाया गया है। क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है? जैसे ही मोमबत्ती की लो से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? क्या आप अब यह समझ जा सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है?
यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु वह अधिक स्थान घेरती है जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायुदाब कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं, जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था। 8.4 पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियां हैं कि भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं चित्र 8.8 में पृथ्वी पर असमान तापन के कारण वायु प्रवाह का पैटर्न दिखाया गया है। उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है, जैसा कि चित्र 8.8 में दिखाया गया है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। मैं यह समझ नहीं पा रही हूँ कि चित्र में दिखाई गई पवन की दिशा ठीक उत्तर दक्षिण दिशा क्यों नहीं है। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। अध्याय 4 में आपने समुद्र समीर और थल समीर के विषय में पढ़ा था। ग्रीष्मकाल या गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन होती है। चित्र 8.9 मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। यह चित्र जुलाई माह का है, यह जनवरी का है। यहाँ पर चित्र 8.9 में थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापन में ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होता है। ये मानसूनी पवनें अपने साथ हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती है। ये ग्रीष्म काल का है। और चित्र 8.10 में शीतकाल में थल और जल के असमान तापन के कारण उत्तर पश्चिमी के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है। ये शीत पवनें अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, इसलिए शीतकाल में कम वर्षा होती है। आधार है इसका भारत मौसम
विज्ञान विभाग, नई दिल्ली। ये शीतकाल का और ये ग्रीष्मकाल का यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। शीतकाल या सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात ये थल से समुद्र की ओर बहती है। चित्र 8.10। मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि ये पवन धाराएं हमारे लिए क्या करती हैं। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। यदि आपको ऐसा कोई गीत अथवा कविता याद हो, तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर इसका आनंद उठाएं। आपकी सहायता के लिए एक कविता बॉक्स में दी जा रही है। उमड़ घुमड़ कर बादल आए, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से हैं बनते बादल, सागर में मिल जाते बादल। तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती है। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं? आप अपने शिक्षक या शिक्षिका और माता पिता से वर्षा से संबंधित समस्याओं के कारण और निवारण पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं। इनसे मनुष्यों, जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। आइए हम ऐसी दो घटनाओं जिसे तड़ित झंझा और चक्रवात का अध्ययन करें। 8.5 तड़ित झंझा और चक्रवात। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें तीव्र वेग से ऊपर उड़ती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली या तड़ित कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं। यदि झंझा के साथ तड़ित या बिजली भी गिरे तो उसे तड़ित झंझावत कहते हैं। इसे हम निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय न लें जो अलग थलग हो। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें। खुली जमीन पर न लेटें। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग न करें। खिड़की के निकट न बैठें। खुले गैरेज, भंडारण शेड, धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होते हैं। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। आप तड़ित झंझावात के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है? आप जानते हैं कि जल को द्रव्य में से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या वाष्प के द्रव्य में संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है? इसके समर्थन में क्या आप कोई अनुभव बता सकते हैं? बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल से में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली
उष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायुदाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्कर की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है, जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। यहाँ पर चक्रवात की संरचना दिखाई गई है। 15 किलोमीटर या बही प्रवाह दिखाया गया है। ऊपर उठती हुई वायु, नीचे जाती हुई वायु। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। चित्र 8.11 यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल का क्षेत्र होता है। चित्र 8.12 इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है और चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। चित्र 8.11 में से एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। आधार भारत मौसम विज्ञान विभाग। यहाँ चक्रवात के निर्माण को दिखाया गया है। यहाँ पर झंझा क्रमिक रूप से बढ़ते हुए, यहाँ झंझा क्रमिक रूप से घटते हुए, यहाँ प्रमंजन पवन को दर्शाया गया है। यहाँ चक्रवात की गति को दर्शाया गया। इस तरह से यह चक्रवात बनता है। चित्र 8.12 चक्रवात के नेत्र का प्रतिबिंब बनते हुए दिखाया गया है। इसका आधार भी भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली है। 8.6 चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है, भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हों। ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। चक्रवात के नेत्र में न्यून दाब के कारण उसके समुद्र में जल स्तर उच्च स्तर तक उठ जाता है। उठता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। चित्र 8.13 ऐसा लगता है मानो जल की दीवार की ओर बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में फर्श पर कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति और भयावह बना देती है। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। 8.13 चक्रवात के कारण समुद्र में जल की ऊपर उठती हुई विशाल लहरों को दिखाया गया है। इसका आधार भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं। फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून कहलाता है। चित्र 8.14 में यहाँ उत्तरी प्रशांत महासागर दिखाया गया है। यहाँ टाइफून, चक्रवात, हरिकेन, ये हरिकेन है जो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। यहाँ पे भी हरिकेन है। यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर को दिखाया गया है। यहाँ 30 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री अक्षांश के बीच में ये रहता है।
इस तरह से चित्र भूमध्य रेखा के आसपास के वे क्षेत्र जहाँ चक्रवात निर्मित होते हैं। चक्रवात सर्वव्यापी परिघटना है। किसी टोर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टोर्नेडो की कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है निम्न दाब के कारण, और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेलकर फेंक देती है। टोर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है। डिस्कवरी चैनल की यंग डिस्कवरी सीरीज से यहाँ पर चित्र 8.5 टोर्नेडो से सुरक्षित एक विधि को दिखाया गया है। मैंने बादल को अपनी ओर आते देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंच गया, घर हवा में से उड़ गया। मुझे कतई चोट नहीं लगी। तूफान के बाद हमें गेहूं के खेतों से कचरे को साफ करना था। हमें वहां के टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं के साथ मुर्गियों के चूजे, मुर्गियों और खरगोशों के मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके शरीर से उनकी खाल उतार ली हो। टोर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग पर स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध न हो तो टोर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता है। बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुक कर अपनी बाहों अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। चित्र 8.15 में ये दर्शाया गया है। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकते हैं, जिससे जीवन और संपत्ति को अत्यधिक हानि होती है। चित्र यहाँ पर टोर्नेडो का प्रतिबिंब दिखाया गया नेशनल सिविलियर स्टॉर्म लेबोरेटरी के द्वारा। यहाँ टोर्नेडो, हमारे देश में टोर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टोर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। चित्र 8.16 अधिकांश टोर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टोर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति कर सकता है। टोर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकता है। भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। हमने पढ़ा है कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण है। वेग को माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं। चित्र 8.17 पवन के वेग को मापने के लिए वायुमापी। आधार भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली। ये दिखाया गया है। 8.7 प्रभावी सुरक्षा उपाय। चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं। सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्था, चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवाएं सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य, हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित
की जाने वाली चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर को सूची अपने साथ रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हो तो कुछ अन्य सावधानियां हैं। ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग न करें जो संदूषित हो सकता हो। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें। गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिर गए बिजली के तारों को न छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर बाहर न निकलें। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। 8.8 उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दियों के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए एक दिन से भी कम समय मिलता था। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। उपग्रहों और रडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित जनता के 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तब हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित कर दिए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं का मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। इस तरह से हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो गया है।